हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा 5 अगस्त को यूपीएससी का इंटरव्यू था और 6 अगस्त को उसी से रिलेटेड मेडिकल था। ठीक है, यूपीएससी का ही मेडिकल था और मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था कि मेडिकल में क्या क्या प्रोसीजर हुए थे। तो डिटेल में जो जो चेकअप्स हुए थे मैंने लास्ट वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें बताया था कि क्या क्या चेकअप्स हुए थे, कैसे कैसे प्रोसीजर चला था, सारी बातें बताई थी। वो वीडियो बहुत अच्छा खासा वायरल हुआ, 2-2.5 लाख उसके व्यूज़ आए। उसमें लोगों ने देख के मुझे लगता है कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया कि सर किसी की किडनी नहीं है तो क्या होगा, सर आंखों पे चश्मा -6 से अधिक है तो क्या होगा, सर टैटू गुदवाया है तो क्या होगा, है ना, सर स्किन एलर्जी है तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हाइट कितनी चाहिए, वेट कितनी चाहिए, ये सब बहुत सारी डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इस डाउट को क्लैरिफाई ही कर दें, सारे डिटेल में देख ही लेते हैं। हालांकि मुझे उस वीडियोस के पहले मुझे नहीं पता था कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने केवल ये बताया कि ये प्रोसीजर होता है, मेरी ये चेकअप्स हुई, ऐसे ऐसे लोगों ने चेक किया और मैं उसके बाद फिट था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं फिट था तो इस बार भी मैं फिट था। एक इशू जो मेरे लिए फंस रहा था, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई अगर आपका 30 से ज्यादा है, अब बीएमआई निकलती कैसे है, तो आपका जो वेट होता है उसको आपके हाइट के सेंटीमीटर के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपका वेट अगर मान लो, जैसे मेरा वेट एग्जांपल के तौर पे मेरा वेट है 89.8 किलो, तो 89.8 डिवाइडेड बाई मेरी हाइट है 172, तो 172 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये होगा आपका बीएमआई। ठीक है, तो ये बीएमआई अगर 30 से अधिक आता है, ठीक है, ये बीएमआई अगर 30 से अधिक आता है तो सिंपल सी बात है आप टेम्पररी अनफिट हो। अभी मैं उस चीज को दिखाता हूं। तो ऐसे लेके मेडिकल को लेके बहुत सारे क्राइटेरिया है, लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, तो मैंने सोचा चलो इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, आप लोग सामने जो स्क्रीन पे जो यूपीएससी ने जो खुद का जो दिया है क्राइटेरिया, उसको आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग आगे देखते रहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और प्लेलिस्ट जो यूपीएससी हिंदी जो चैनल है ये, उसमें प्लेलिस्ट है, वो आपकी यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन होम में ही, केवल घर पे बैठे ही आपकी प्रिपरेशन को संभव बना सकता है, तो देखना मत भूलिए। खासतौर पे हिंदी मीडियम के लिए हम लोग एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका पार्ट बनिए, सपोर्ट करिए यूपीएससी हिंदी को और आगे वीडियो देखिए। तो देखिए, ये आपके सामने ये यूपीएससी का डॉक्यूमेंट है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर स्क्रीन पे, जो कि मुझे मेल के थ्रू आया था। ठीक है, हालांकि ये वो डॉक्यूमेंट है, मैं पहले बता दूं, अभी कई लोग इसमें परेशान हो जाएंगे कि सर पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, अभी यूपीएससी का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं पहले से बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। ये मेल के थ्रू आया था इंटरव्यू के पहले। ठीक है, इस बात को समझिए। अब क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है वो मैं दिखाता हूं और बताता हूं आप लोगों को कि क्या आप लोग को देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए मेडिकल एक्सपर्ट मैं हूं नहीं, मैं यूपीएससी की सिंपल सी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे लगा कि ये भी चीजें आपको जाननी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये देखिए, वही क्या सब्जेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, रिटन पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, तो वो सब्जेक्ट बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आगे गाइडलाइंस बताई है सारी कि क्या क्या होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसमें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, एक्सरे टेस्ट भी होंगे, और जो कि मेरा मैंने ऑलरेडी बताया था कि चेस्ट एक्सरे वहां पे किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है। कई लोग का डाउट था सर वो आगे पीछे टाल सकते हैं कि नहीं टाल सकते हैं, उसी दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि जब जो टाइम बताया जाएगा इंटरव्यू के टाइम, उसी समय आपका मेडिकल टेस्ट होगा, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यूपीएससी हिंदी टेलीग्राम चैनल पे ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर्ड है। तो जिन लोगों को डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ना है वो लोग वहां पे देख सकते हैं। मैं काम की चीज जो मुझे पता है, मुझे फाइंडिंग है, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये बताया कि आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको करवाना ही करवाना है, और ध्यान रखिए कि 4-5 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप अपना प्लानिंग वैसे कर ले। तो यही सब बातें बताई हुई हैं कि क्या क्या है, ये वो है ना, कोई अपॉर्चुनिटी एडिशनल नहीं होगी, ये सब बातें यहाँ पे बताई हुई है। अब यहाँ पता है डूज एंड डोंट्स। ठीक है, डूज एंड डोंट्स, तो जो मैंने जो लास्ट वीडियो में जो क्लियर बातें बताई थी, मैंने रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेडिकल जो एग्जामिनर होते हैं वो किस चीज को, मतलब आप समझिए मेरा स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड नहीं है, ये बात क्लियर, मतलब ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। जो जो उस दिन हुआ था मैंने वो बातें आपके सामने निष्पक्ष तरीके से रखी थी, वही हुआ था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 घंटे से ज्यादा आपको फास्टिंग करनी है। जिन लोगों ने फास्टिंग नहीं की थी उनके यूरिनल सैंपल या फिर ब्लड सैंपल में कुछ ऐसी चीजें निकल गई थी जिससे उनको दोबारा वहां पे रुकना पड़ा था, एक दिन वेट करना पड़ा था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे क्लियर बातें लिखी हुई है, इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ लेना चाहिए। 10 ये चाहिए, है ना, लिखा हुआ है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं 48 घंटे पहले उसको लगाना बंद कर दें। ठीक है, अगर चश्मा पहनते हैं तो उसको ले आए प्रिस्क्रिप्शन के साथ, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी है वो लेके आना है। ठीक है, ये बात क्लियर लिखा है। कोई मेडिसिन उस दिन नहीं लेनी है, क्लियर बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आप लोग, कई लोग आपके में लिखे हैं सर मैं बीपी का पेशेंट हूं, मैं शुगर का पेशेंट हूं। देखिए मुझे इसका आइडिया नहीं है, लिटरली नहीं आइडिया है, मैं सॉरी फॉर दैट। जो लिखा हुआ है मैं केवल वो बात निष्पक्ष तरीके से आप लोग से बता सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होते हैं उन लोग के लिए जो अप्लायंसेस यूज होना है वो भी वो लेके आए। ठीक है, वही सब बात बताया कि क्या क्या आपको लेके आना है। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो ये सब लेके आना है। ठीक है, और बोला कि एक
जो पासवर्ड है वो चेंज करते रहिए। अब वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मैं हालांकि आप लोगों के सामने लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही सीरियस जानकारी है। cscplus.nic.in पे सबको एक लॉगिन करना होता है। जो लोग इंटरव्यू दिए होते हैं उनको लॉगिन करना होता है, और एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसमें आपके ऊपर कभी FIR हुआ है कि नहीं, है ना, आपकी क्या पर्सनल जानकारी, बहुत ही कोर पर्सनल जानकारी आपको पूछी जाती है। मैं ये काम जरूर करूंगा कि स्क्रीनशॉट अटैच लेके कि क्या जानकारी आपसे यूपीएससी पूछता है वो शेयर करूंगा बिना अपना बताए, ठीक है। मैं ये कोशिश कर सकता हूं, अगर कोई बहुत कोर्स आप कह सकते हैं पर्सनल जानकारी नहीं हुई तो मैं वो जरूर यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो वही सब बात है कि आपको ये जो मेडिकल फाइंडिंग है वो इस पर आपको बताना है, मतलब टाइम पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर सर्विस एलोकेशन। जैसे कई लोग कह रहे थे कि ये वो 50 चीज क्लियर लिखा हुआ है ना, कि इट में आल्सो बी नोटेड दैट रिकमेंडेशन इन मेरिट लिस्ट बाय यूपीएससी इज ओनली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ सर्विस टू द रिकमेंडेड कैंडिडेट, ठीक है। बात क्लियर लिखी हुई है कि केवल आप मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक फर्स्ट आ गई तो ये केवल वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपको उस सर्विस के हिसाब से फिट होना पड़ेगा, जो सर्विस है, ठीक है, जो भी सर्विस XYZ आप ज्वाइन करते हैं उस सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होना पड़ेगा। अब सर्विसेज की क्या है रिक्वायरमेंट है ये हम लोग देखेंगे। अभी एक चीज मैं बता दूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई एबनॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं पहले बता दूं, इसके लिए आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। इजिली सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जो बड़ी सर्विस होते हैं जैसे IAS IFS, इसके लिए सामान्यतः सभी व्यक्ति क्वालिफाइड होते हैं मेडिकल रूप से। बहुत ही कोई खराब भाग्य हुआ, कोई खराब क्राइटेरिया, अंदर से कोई बीमारी सामने आ गई तो बड़ी बात है, तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये बात क्लियर इसको बताई हुई है ना। अब देखिए इसमें क्लियर लिखा भी है कि अगर आप, जैसे एक होता है सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड, CSMB लिखा होगा, हाँ यहाँ देखिए लिखा CSMB सिविल सर्विसेज मेडिकल बोर्ड, जो आपका फर्स्ट मेडिकल करता है। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें मेडिकल फाइंडिंग गलत हो गई, मान लीजिए आपका BP हाई दिखा रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम दिखा रही है, आप एक अपीलेट मेडिकल बोर्ड पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपीलेट मेडिकल बोर्ड पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपीलेट मेडिकल बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। वो जो डिसीजन लेगा, जो हाई अथॉरिटी होती है वो डिसीजन लेंगी, वो फाइनल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्लियर एक बात लिखी हुई है, क्या है इस बात को पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कहां देखना चाहिए। मैं आपसे पहले कहूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द CSE रूल्स 2020 विद रिगार्ड टू मेडिकल रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज फॉर विच रिक्रूटमेंट इज हेल्ड थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो बोला आप ये CSE रूल देखिए विद रिगार्ड टू मेडिकल रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज, ये देखने को बोला है ना। और PWD जो कैंडिडेट हैं, जो पर्सनल विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको अपेंडिक्स 4 देखना है, ठीक है, मेडिकल रिक्रूटमेंट के। तो ये सभी लोग की आपकी जिम्मेदारी है और मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग अपने अपने हिसाब से देखिए। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, यही चीज जो लिखा हुआ है, देखिए ये चीज क्या लिखा हुआ है, CSE रूल्स मेडिकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज में यहां पर इसको क्या कर रहा हूं, कॉपी कर ले रहा हूं और यहां पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए वही चीज मैंने यहां पे पेस्ट की, यही पहला है persimmon.gov.in, इसको ओपन करिए, ठीक है। तो इसको जो चीज ओपन हो रही है वही फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और वो फाइल यहां पर है, अपेंडिक्स 3, यहां पर आपके पास फाइल है। यहां पर चीजों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर, इस बात को बताया हुआ, समझाया हुआ है। इवन ये भी देखा जाता है कि आपके पास कोई फ्यूचर में तो ऐसी बीमारी नहीं हो जाएगी जो आपको सर्विस के जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लमेटिक हो। अब क्या होता है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं पहले बता रहा हूं। ये बड़ी बड़ी बातें खाली लिखी होती हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बड़ी बड़ी बातें लिख के डराता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि देखिए 46 पेज का डॉक्यूमेंट है, एक बार आप लोगों को इससे गो थ्रू हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि किन किन हॉस्पिटल्स में ये जांच होती है। जैसे मेरा इस बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण में हुआ था मेडिकल, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ था। और मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो मेडिकल चेकअप वहां पे होते हैं वो भी हॉस्पिटल वाइज हॉस्पिटल कम अधिक होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए देखिए क्लियर बात यहाँ पे बताई हुई है कहीं पे, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि 48 घंटे फास्टिंग, ये वो है ना। और यहाँ पे क्लियर लिखा होगा जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए वुमेन जो मेडिकल बोर्ड में एक वुमेन महिला होगी, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। ये सब बातें वहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई। अब देखिए कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, जो PH कैटेगरी है उनके बारे में भी सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं, आप इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। जो लोग कुछ प्रॉब्लमेटिक थे, ये देखिए मैंने फिर से बताया 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, एक टेक्निकल सर्विसेज जैसे IRTS मैंने बताया था, IPS जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि IPS, ठीक है, दानिप्स, पॉन्डिप्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो ये सर्विसेज इनको बोला जाता है टेक्निकल सर्विसेज। तो इनके लिए ये भी चीज देखते हैं, हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन, ये भी सारी चीज देखते हैं, विजन, ठीक है। नॉन टेक्निकल सर्विसेज में ये सारी चीजें बहुत इजी होती है, मतलब नहीं देखते हैं जनरली सारी सर्विसेज। आप देखेंगे इन 5 को छोड़ के जो 17 सर्विसेज है वो नॉन टेक सर्विसेज है। तो इसमें जो नॉन टेक सर्विसेज है सामान्यतः सारे के सारे लोग क्वालिफाई होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप IAS IFS आराम से बन सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो, ठीक है। अब वो मेडिकल बोर्ड के बारे में बताया कि मेडिकल बोर्ड में क्या क्या लोग होंगे, है ना, उसके बारे में बताया हुआ है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है, आप इसको डिटेल में देखिएगा। इसके अंदर आपको बता रहा हूँ मेडिकल बोर्ड के बारे में गाइडलाइन दी है कि मेडिकल बोर्ड क्या चेक करेगा। कुछ जो क्राइटेरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइट, यहाँ पे हाइट देखेंगे आप, क्या बताया, रेलवे ट्रैफिक सर्विस के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए।
पुलिस सर्विसेज के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर, मतलब आप देखिएगा इसको, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब वुमेन का क्या है, अलग है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मेरे सामने जो लिखा हुआ मैं वही बता रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज का लिखा है 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंडियन रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस का 152 सेंटीमीटर। अब ये जो स्टार और डबल स्टार बनाया, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे गोरखा, गढ़वाली, आसामी, कुआउनीस, है ना, नागालैंड ट्राइबल्स, इनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा अलाउ होता है कम, इनके लिए थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का जो गैप होता है वो होता है। इसके अलावा चेस्ट का भी आप देखेंगे तो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए 84-56 इंच का सीना यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद हाइट कैसे मेजर होगी वो बताया है, चेस्ट कैसे मेजर होगा वो बताया है, तो पूरा मतलब ये सारी चीजें आपको दी हुई है। यहाँ पे आप देखिए वेट कैसे मेजर होगा वो भी बताया हुआ है क्लियर। जैसे मेरा 89.8 था, तो इसके अनुसार मेरा 90 वेट माना जाना चाहिए, सीधी बात है। फिर आई साइट कैसे टेस्टिंग होगी वो भी बताया हुआ है। अब देखिए आई साइट में क्या है, आप देखेंगे दो चीजें हैं, मैंने पहले बता दूं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं वो डिटेल नहीं जाऊंगा, ये डिटेल आपके सामने है ही। यहाँ पे है कि -6 से +6 तो एकदम आराम से चल जाएगा। अगर आपके चश्मे की जो डायोप्टर है लेंस -6+6 है तो कोई समस्या नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब में आप आराम से फिट है। अगर आपका -6 से ज्यादा है, समझिएगा बात को, -6 से ज्यादा है तो एक बार मेडिकल बोर्ड चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा डिफेक्ट है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर दे। मेडिकल बोर्ड अगर उसके बाद भी परमिशन देता है तो आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी फिट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर बात इसको बताई हुई है। यहाँ पे देखिए, नो लिमिट हाउएवर द कैंडिडेट हु हैव मायोपिया मोर देन 6 डायोप्टर इंक्लूडिंग स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल एरर शुड बी रेफर टू स्पेशल मायोपिया बोर्ड। द बोर्ड विल एग्जामिन इफ द कैंडिडेट फॉर डिजेनरेटिव चेंजेस इन रेटिना। ये आप पढ़ेंगे इस बात को, यहाँ पे क्लियर बताया कि 6 तक तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें अलाउ है, स्पेक्टिकल्स अलाउ है, ठीक है, लेजिक लेजर जो है ये सर्जरी अलाउड है, तो ये सारी चीजें परमिटेड है। तो आप इसको देख पाएंगे, जिन लोगों का ये डाउट था तो ये भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कलर विजन आप देखेंगे, टेक्निकल के लिए हाई ग्रेड बोला है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए हाई ग्रेड कलर विजन होना चाहिए, ठीक है, और नॉन टेक्निकल के लिए लो ग्रेड कलर विजन होना चाहिए। तो आप इसको देखिए, मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। स्क्विंट अगर आप वो हैं क्या बोलते हैं, आप समझिएगा, अगर आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए तो अनफिट है, अगर किसी को स्क्विंट है, मुझे एक्जैक्टली ये सब पता नहीं क्या होता है, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं, ठीक है। अब नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस बताई हुई है, कलर विजन यहाँ पे बताया हुआ है, कैसे एड्रिज ग्रीन्स लैंटर्न टेक्निक से कैसे चेक करते हैं, ये सब मुझे नहीं पता, मतलब ये आप तो देखिएगा, मतलब ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई है कि क्या क्या चेकअप होता है, स्पेशल ऑप्थेल्मिक बोर्ड कब जांच करेगा, क्या होगा, उस सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। फिर बीपी कैसे जांच होती है 140 mmHg से 90 mmHg, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मेरा चेक हुआ तो पहली बार 170 आ रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा बताया हुआ कि एक्सरे चेस्ट होता है, फिर अगर आपकी बार बार दिक्कत होती है ईसीजी, मतलब आपकी बीपी चेक करने पे 140 से ज्यादा आता है तो आप देखेंगे वहां पे क्या होता है, फिर एक्सरे चेस्ट ईसीजी ये सब होता है। ये मैंने बिल्कुल जो आप मैं बताऊं जो रियल हुआ था वही मैंने आपके सामने उस दिन शेयर किया है। टेकिंग ब्लड प्रेशर कैसे होता है वो पूरा बताया वहां पे फंक्शन। तो बेसिकली फिर डायबिटीज, अब डायबिटीज में क्या है आप इसको देखिए पूरा डिटेल में क्या क्या चेक होता है, मुझे हीमोग्राम, लिपिड प्रोफाइल, केएफटी, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हियरिंग एबिलिटी कैसे चेक होता है ना, और ईयर्स क्या क्या होते हैं, मतलब आप इस बारे को देखिए, ठीक है। एडिशनल पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व, टीथ आर गुड, सी प्रोवाइडेड विद डेंचर विद नेचुरल इफेक्टिव, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी है जो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि मतलब है ना, एब्डोमिनल डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिम्स हैंड वेल परफॉर्म डेवलप्ड एंड फ्री फॉर परफेक्ट मोशन ऑल जॉइंट, ठीक है। कॉन्जी पता नहीं क्या क्या है, मतलब मेरे बस का ही नहीं है समझना, ठीक है। तो आप इस बात को देख पाएंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर बताया हुआ कि आपको क्या क्या डिक्लेरेशन सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली आपको डिटेल मेडिकल का एनालिसिस है। ये आप जो 46 पेजेस हैं इसको देखिए, एक बार रीड करिए अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, इसको आप रीड करिए और चीजों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद जो भी मेडिकल से रिलेटेड आप लोग के डाउट होंगे वो कंप्लीट हो गए होंगे। मैं पहले बता देता हूँ। दूसरी बात, एक चीज मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोगों को ये परेशानी थी, खासतौर पर वो कुछ ऐसी वेबसाइट पे शायद पता नहीं, मतलब मैं नहीं जानता, कुछ पढ़ के कि ऐसी चीजें शेयर करने से यूपीएससी की सैंक्टिटी भंग होती है। मैं पहले बात बताता हूँ दोस्तों, इन मामलों में यूपीएससी से ज्यादा ट्रांसपेरेंट दुनिया की कोई बॉडी नहीं है। यूपीएससी हर चीज बताती है, आप लोग देखिए एक बार, आप लोग देखिए यूपी, मैंने आपके सामने वो अपेंडिक्स खोला, जो मुझे पर्सनल मेल भी आया था इवन यूपीएससी का, वो भी यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, कौन कौन से अपेंडिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या है, इवन आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी यूपीएससी से मांग सकते हैं। दूसरी बात, जो भी चीजें हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे चीजें शेयर करते हैं, है ना, हम लोग जो भी चीजें इंटरव्यू से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उससे भी कोई यूपीएससी की सैंक्टिटी नहीं भंग होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, केवल हमें सुनी सुनाई बातें लेके हमें तुरंत किसी के प्रभाव में नहीं आ जाना चाहिए, हमें रियल लाइफ की चीजें जज करनी चाहिए। जो रियल इंटरव्यू का माहौल था, जो सारे क्वेश्चन 25 मिनट में मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपसे 5 मिनट के अंदर कभी नहीं बता सकता। ये बात आपको क्लियर समझनी चाहिए। हम लोग केवल ये करते हैं कि आप लोग जैसे जो कैंडिडेट है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमेशा लगे हुए हैं कि हाँ हमें यूपीएससी देना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईएफएस बनना है, जिनका जो यार गरीब बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो गांव पे ऐसी जगहों से रहते हैं जहाँ पे उनको किताबें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, उनको पता नहीं चलता है, जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं, आसानी से जो सारे नेट, आसानी से हर चीजें उपलब्ध हैं, बड़े बड़े कोचिंग से जिनकी कनेक्शन है, वो जो उनको जो अंदर की जानकारी मिल जाती है, इवन यूपीएससी से जो रिलेटेड जो जानकारी होती है वो भी पता चल जाता है। हम लोग उन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जो इनसे पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग एक तरह से इक्विटी को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि रियल
क्या आपकी फील होती है, ये लोगों को पता चले। तो दोस्तों, हमें किसी का आंख बंद करके किसी की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई इंसान बोल रहा है कि इससे यूपीएससी की सैंक्टिटी भंग होती है, मुझे लगता है बिल्कुल फालतू कोर की बात है, क्योंकि 2000 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2000 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, और यूपीएससी आप देखेंगे आज तक यार प्री का क्वेश्चन तो रिपीट करता नहीं है, तो इंटरव्यू का कैसे रिपीट करेगा। मैं बता रहा हूं, मेरे से जो पहले जाता है ना बच्चा, उससे आप पूछेंगे और अपना इंटरव्यू देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा। बोर्ड वाइज अलग अलग बोर्ड होते हैं, 8 बोर्ड है ना, 5-6 बोर्ड यूपीएससी बनाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को उन लोगों से गाइडेंस की जरूरत है जो आज तक कभी इंटरव्यू दिए ही नहीं, और वो बोल रहे हैं कि इससे यूपीएससी की सैंक्टिटी भंग होती है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यार भक्ति करिए आप लोग का हक है, ऐसे अंधभक्ति मत कीजिए प्लीज, ठीक है। वीडियो देखिए, डाउट मुझे लगता है आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं कॉन्फिडेंस से इन बातों को कह रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि यार ये चीजें जानना आपका हक है और ये जरूरत है। आपको पता ही नहीं होगा कि असली इंटरव्यू में क्या होता है, आप कैसे खुद वहां पे फेस कर पाएंगे। मॉक देते हैं हम लोग, हर चीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसी चीजें बनाते रहेंगे, किसी कहने पे नहीं आएंगे। आप लोग भी किसी कहने पे बताइए, सपोर्ट करिए ऐसे लोगों का जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। जो लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है ट्रांसपेरेंसी। तो इसी के साथ मैं जय हिंद के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।